नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी से अध्याय 7 जीवों में विविधता और साथ में अध्याय 13 हम बीमार क्यों पड़ते हैं कवर करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने अध्याय 1 से लेकर 6 तक कवर कर लिया है और साथ में अध्याय 7 आज आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा अध्याय 12 भी आपका पहले से कवर हो चुका है और अध्याय 13 आज कवर हो जाएगा। बाकी जो चैप्टर्स रहेंगे उनको आपको प्रश्नों के माध्यम से कवर करा दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्गीकरण जो जीवों में होता है, तो जीवों में वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन जो होता है, तो सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो किया था यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया था। तो परीक्षा दृष्टि से याद रखिएगा कि सबसे पहले किसने वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट दिया था, जीवों के वर्गीकरण को दिया था, तो अरस्तु ने दिया था स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें वर्गीकरण और जैव विकास का संबंध, तो वर्गीकरण और जैव विकास के संबंध की बात करें तो जैव विकास की जो अवधारणा है, इसको हमने पहले की भी क्लासेस में पढ़ा है कि जैव विकास की जो अवधारणा है, सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी जो पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि जैव विकास की जो अवधारणा है उसको सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के माध्यम से दिया था। अब यहाँ पर आते हैं वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। तो यहाँ पर आपको 3 वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं जिन्होंने जो जितने भी सजीव हैं उनको जगत यानी कि किंगडम में वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया, जैसे कि अर्नस्ट हैकेल है, दूसरे नंबर पर रॉबर्ट वाइटेकर है जो कि महत्वपूर्ण है आज की क्लास के लिए, और साथ में कार्ल वोस। तो 3 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने सारे सजीवों को जगत यानी कि किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। और वाइटेकर की बात करें या विटेकर की बात करें तो रॉबर्ट विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया है वाइटेकर ने दिया है, और इनके अकॉर्डिंग रॉबर्ट वाइटेकर के अकॉर्डिंग 5 जगत कौन से हैं, तो 5 किंगडम कौन से हैं, तो ये हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा वोस की बात करें तो वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया था जो प्रयोग में लाया जाता है, और साथ में पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूह में भी वर्गीकृत किया गया है। तो कार्ल वोस ने मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में भी बांटा था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा आपको जो परीक्षा दृष्टि से याद रखना है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूह में भी वर्गीकृत किया गया है, और वो वर्गीकरण किस प्रकार से है, तो सबसे पहले जगत आता है, किंगडम आता है, जगत किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम, और फाइलम के बाद आता है क्लास यानी कि वर्ग, फिर आता है ऑर्डर जिसको हम हिंदी में गण कहते हैं, फिर फैमिली जिसको कुल कहते हैं, फिर आता है जीनस जिसको वंश कहते हैं, फिर आती है स्पीसीज जिसको जाति कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है और इंग्लिश में याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली, जीनस और स्पीसीज। और वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है उसको हम जाति या स्पीसीज कहते हैं। तो वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है जीवों में उसको हम स्पीसीज कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। रॉबर्ट वाइटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। तो ये आपसे परीक्षा में कई बार आपसे पूछा गया है कि 5 जगत का जो वर्गीकरण है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया, तो रॉबर्ट वाइटेकर ने दिया है। अब आते हैं एक एक करके सभी जो 5 वर्गी जगत हैं उनको देखते हैं एक एक करके। अब यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला जो जगत है उसका नाम है मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा किंगडम की बात करें तो मोनेरा के अंतर्गत जो जीव है, इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक होते हैं यानी कि न्यूक्लियस संगठित नहीं होता है, और कोशिकांग
होते हैं और ना ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। तो मोनेरा की खास बात क्या है? तो मोनेरा के अंतर्गत जो जीव होते हैं ना तो संगठित केंद्रक हैं, ना ही कोशिकांग होते हैं और ना ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। और साथ में इनमें कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है और कुछ में सेल वॉल नहीं भी पाई जाती है। पोषण के स्तर पर बात करें तो मोनेरा जगत के अंतर्गत पोषण के स्तर पर स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और यहाँ पर जो उदाहरण की अगर हम बात करें तो परीक्षा दृष्टि से आपको याद रखना है, जीवाणु, नीलहरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये उदाहरण है मोनेरा के। और मोनेरा के अंतर्गत इन जीवों को रखा जाता है। तो मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु आपको याद रखना है, यानी कि बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल और साथ में साइनोबैक्टीरिया। तो नीलहरित शैवाल को ही हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साथ में माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है एनाबीना। और एनाबीना क्या है? तो एनाबीना आपका नीलहरित शैवाल का ही प्रकार है। तो नीलहरित शैवाल के अंतर्गत एनाबीना आता है। अब अगला हमारा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। और यूकैरियोटिक जीव इसके अंतर्गत जो जीव हैं उन जीवों में गमन के लिए यानी मूवमेंट करने के लिए, चलने के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। तो सीलिया या फ्लैजेला नामक जो संरचनाएं होती हैं गमन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए किसमें पाई जाती है? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो जीव होते हैं उनमें पाई जाती है। ये भी स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉपिक दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण यहाँ पर बात करें तो एक कोशिक शैवाल, इसके बाद बात करें तो डायएटम और प्रोटोजोआ। तो एक कोशिक शैवाल, डायएटम, प्रोटोजोआ उदाहरण है प्रोटिस्टा के। और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है पैरामीशियम, अमीबा और साथ में युग्लिना। तो पैरामीशियम, अमीबा और युग्लिना ये प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। और प्रोटोजोआ के जो उदाहरण हैं और सभी जो ये प्रोटोजोआ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये जो प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत रखे गए हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए हैं। और प्रोटोजोआ में भी आपको 3 याद रखना, कौन कौन से? तो पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया और युग्लिना हो गया। पैरामीशियम, अमीबा और युग्लिना। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं फंजाई पर। फंजाई क्या होते हैं? तो फंजाई की अगर हम बात करें तो ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, विषमपोषी होते हैं फंजाई। और ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर भी करते हैं, इसलिए इन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। तो इनको हम जो है सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो काइटिन को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, काइटिन। तो फंजाई में अगर हम बात करें तो जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई होती है। और उदाहरण इसके कौन कौन से हैं? तो फंजाई के उदाहरण अगर हम बात करें तो फंजाई के उदाहरण है ईस्ट और मशरूम। फिर यहाँ पर कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं फंजाई के, जैसे कि एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एगेरिकस। तो ये भी आपको याद रखना है, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एगेरिकस ये किसके उदाहरण है? फंजाई के उदाहरण हैं। कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिन्हें सहजीविता कहते हैं। तो सहजीविता के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो जो ऐसे सहजीवी जीव होते हैं इनको हम लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन में आपने पढ़ा है कि कवक जो है शैवाल के साथ में अंतर संबंध बनाते हैं। तो कवक की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया के साथ में अस्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिन्हें हम सहजीविता, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और ऐसे सहजीवी जीवों को हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं।
तो लाइकेन से रिलेटेड आपसे प्रश्न भी पूछा गया था। चलिए अब अगला जो क्लासिफिकेशन है चौथे नंबर का, उसको हम बोलते हैं प्लांटी। प्लांटी के अंतर्गत जितने भी पौधे के जो वर्ग हैं उनको रखा गया है। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले, यानी कोशिका भित्ति का मतलब सेलवाल वाले जो बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव हैं उनको रखा गया है। इस और पौधे हमेशा कैसे होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं, ये सब आपको मालूम है। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। बाकी पौधों को भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। और 5 जगत वर्गीकरण में हमने किनको किनको देखा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और सबसे पहले हमने मोनेरा के बारे में देखा था। मोनेरा के बाद हमने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा। प्रोटिस्टा के बाद हमने फंजाई के बारे में, फंजाई के बाद प्लांटी के बारे में, और प्लांटी के बाद अब हम आएंगे एनिमेलिया पर। तो 5वें नंबर पर एनिमेलिया आते हैं। इस वर्ग में सभी बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और आपको पता है कि जो एनिमल सेल वाल होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं, एनिमल्स हैं। और एनिमल्स में आपको पता है कि एनिमल सेल वाल में कोशिका भित्ति, मतलब एनिमल में सेल वाल नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। और एनिमल की जो प्रजाति आपको वैसे भी मालूम है कि विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉप होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लांटी पर आते हैं। प्लांटी का मतलब हो गया कि जो पादप वर्ग है, पादप वर्ग के अंतर्गत जितना भी क्लासिफिकेशन उसको एक बार हम देख लेते हैं। प्लांटी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्लांटी के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं थैलोफाइटा को। थैलोफाइटा क्या होता है, तो थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा में जो पौधे होते हैं उनकी शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता। तो ये आपको याद रखना है कि पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है थैलोफाइटा में। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो थैलोफाइटा को क्या बोला जाता है, शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाएंगे, तो जल में पाए जाएंगे। थैलोफाइटा के उदाहरण कौन से हैं, तो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा। तो 3 उदाहरण आपको याद रखने हैं थैलोफाइटा के। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा। और यहाँ पर आपको थैलोफाइटा के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। कौन कौन से उदाहरण एक बार देख लीजिए। यूलोथ्रिक्स हो गया, और कुछ अलग से भी उदाहरण दिए गए हैं। तो यूलोथ्रिक्स हो गया, फिर क्लेडोफोरा हो गया, अल्वा हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया और कारा हो गया। तो ये आपके 5 उदाहरण थैलोफाइटा शैवाल के अंतर्गत दिए गए हैं। तो थैलोफाइटा को आप शैवाल नाम से ही समझिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और मुख्य रूप से इनको हम सामान्य रूप से हम शैवाल कहते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत जो पादप वर्ग होते हैं। और इनमें क्या होता है, विभेदीकरण नहीं पाया जाता है शारीरिक संरचना में। उदाहरण आपके यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगाइरा और कारा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा की बात करें तो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ब्रायोफाइटा को अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा को पौधों, इस वर्ग के जो पौधे होते हैं यानी ब्रायोफाइटा को हम पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहते हैं, हु इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप वर्ग का उभयचर बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। और यह जो है किसमें विभाजित होता, अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जो थैलोफाइटा होते हैं उनमें कोई भी विभेदीकरण नहीं होता है। विभेदीकरण, कोई भी प्रकार का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता शारीरिक संरचना में। लेकिन जो ब्रायोफाइटा होंगे वो क्या होंगे, इनमें विभेदीकरण पाया जाएगा। और कैसे विभेदीकरण होगा, तो पादप, तना और पत्ते जैसी संरचना में विभाजित होगा। जो पौधा होगा वो पादप, तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होगा, बटा होगा। और इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमने जाइलम और फोलेम के बारे में पढ़ा था, तो विशिष्ट ऊतक यहाँ पर ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण क्या है ब्रायोफाइटा के, तो उदाहरण है ब्रायोफाइटा के मॉस, जिसको हम फ्यूनेरिया कह रहे हैं, और मार्किंसिया। तो मॉस और मार्किंसिया याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। और मॉस को फ्यूनेरिया
और साथ में यहाँ पर मर्केंशिया। ये आप उदाहरण रखिएगा ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। महत्वपूर्ण आपके लिए, और ये सवाल हमने आपको दिया भी था परीक्षा में जो पहला टेस्ट लिया था। चलिए अब आते हैं टेरिडोफाइटा पर। टेरिडोफाइटा की अगर हम बात कर ले तो टेरिडोफाइटा में अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइटा में जो पौधों का शरीर होता है जड़ में, तने में, पत्ती में विभाजित होता है। तो यहाँ पर भी जो पौधे का शरीर होता है जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है, और इसमें जो है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल। यहाँ पर आप देखेंगे ब्रायोफाइटा में, और यहाँ पर जब आप देखेंगे थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में कोई भी विभेदीकरण नहीं पाया जाएगा, एक समान रूप से होगा। ब्रायोफाइटा में क्या होगा कि पादप, तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होगा, लेकिन विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाएंगे या संवहन ऊतक नहीं पाए जाएंगे। वहीं जब हम टेरिडोफाइटा में पहुंचेंगे तो शरीर जो पौधों का रहेगा वो जड़, तने और पत्तियों में बटा रहेगा, विभाजित रहेगा, जैसे ब्रायोफाइटा में होता है, लेकिन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाएंगे, यानी जिनको हम विशिष्ट ऊतक बोल रहे हैं। तो विशिष्ट ऊतक के रूप में संवहन ऊतक पाए जाएंगे टेरिडोफाइटा में। तो ये आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना, ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उदाहरण क्या क्या है टेरिडोफाइटा के, तो मार्सिलिया है, फर्न है, हॉर्सटेल है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें नग्न भ्रूण पाए जाते हैं या बीजाणु पाए जाते हैं। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं। और इन तीन समूहों के जो पौधों में जननांग होते हैं अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है परीक्षा दृष्टि से कि क्रिप्टोग्राम किनको कहते हैं। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बात करें तो जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं और इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए हम क्रिप्टोग्राम कहते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कुछ पौधे होते हैं जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से विकसित नहीं थे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे। और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें जनन ऊतक जो होते हैं पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, विभेदित होते हैं, जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, यहाँ पर बीज उत्पन्न करने की क्षमता है। क्यों है? क्योंकि जनन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित और विभेदित हैं। जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करेंगे, इनको हम फेनोरोगैम कहते हैं। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि फेनोरोगैम क्या होता है और क्रिप्टोगैम क्या होता है। तो क्रिप्टोगैम में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, फेनोरोगैम में जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं। यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें फेनोरोगैम की, अगर हम बात करें तो बीज के अंदर फेनोरोगैम और क्रिप्टोगैम की अगर हम बात करें, फिर फेनोरोगैम पे अगर हम आते हैं तो बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। और फिर बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के जो पौधे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधे हैं उनको पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। तो नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? तो फल के अंदर यानी बंद बीज उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जिम्नोस्पर्म क्या हो गया? नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। एंजियोस्पर्म क्या हो गया? फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म पर। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो दो ग्रीक शब्दों से बना है, जिम्नो और स्पर्मा। और इसमें जिम्नो का जो अर्थ होता है नग्न होता है, स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, और अर्थात इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं। तो नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं जिम्नोस्पर्म को। और ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म की क्वालिटी क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है? तो ये नग्न बीजी पौधे होते हैं, बहुवर्षीय सदाबहार होते हैं और काष्ठीय होते हैं।
उदाहरण की अगर हम बात करें तो पाइनस और साइकस उदाहरण है। तो पाइन्स और देवदार इसके उदाहरण हैं, पाइन्स और देवदार। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में नग्नबीजी पौधे होंगे, कहलाएंगे, बहुवर्षीय सदाबहार और काष्ठीय होंगे। उदाहरण है पाइनस या पाइन्स और साइकस, जिसको इंग्लिश में देवदार कहते हैं। चलिए, पाइनस और साइकस भी है, और साइकस के अलावा आप देवदार भी आप याद रखिएगा। थोड़ा इंग्लिश हिंदी में थोड़ा थोड़ा चेंज है, तो इस वजह से पाइन्स, साइकस और देवदार ये उदाहरण है नग्नबीजी जिम्नोस्पर्म के। अब आते हैं एंजियोस्पर्म पे। एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो ये भी जो है दो ग्रीक शब्द हैं, एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, स्पर्मा का मतलब हो गया बीज, यानी ऐसे बीज जो ढके हुए हैं। तो इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इन बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होगा, जो बाद में फल बन जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म में पौधों के जो बीज होते हैं उनका जो विकास होगा अंडाशय के अंदर होगा, बाद में फल बन जाएगा। इन्हें हम पुष्पी पादप भी कहते हैं। तो पुष्प पादप या पुष्पी पादप भी कहते हैं एंजियोस्पर्म को। इनमें भोजन का जो संचय होता है या तो बीज पत्रों में होता है या भ्रूण पोष में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एंजियोस्पर्म में भोजन का जो संचय होता है या तो बीज पत्रों में होगा या बीज पत्र या भ्रूण पोष में होगा। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग दो भागों में बांटा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीजपत्री और दो बीज पत्र वाले पौधों को दो बीजपत्री कहा जाता है। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में एंजियोस्पर्म को बांटा गया है। एक बीजपत्री का उदाहरण यहाँ पर आपके सामने है, और उदाहरण यहाँ पर आपको पैफियोपेडिलम है एक बीजपत्री का, और द्विबीजपत्री का उदाहरण है आइपोफोमिया। तो आइपोमिया जो है द्विबीजपत्री का उदाहरण है, एक बीजपत्री का उदाहरण पैफियोपेडिलम हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एनिमेलिया में आते हैं। प्लांटी हमारा कंप्लीट हो गया, और प्लांटी के बाद हम अगर जो है हम एनिमेलिया का जो किंगडम है उसमें आते हैं। एनिमेलिया किंगडम की अगर हम बात करें या एनिमेलिया जगत की बात करें तो यूकैरियोटिक बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये आपको क्लियर है कि केवल प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना और विभेदीकरण के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा का जो संबंध है, आपने पोर शब्द पढ़ा होगा या पोर्स पढ़ा होगा। तो पोर्स या पोर को हम छिद्र बोलते हैं, और पोरीफेरा का अर्थ ही होता है छिद्र युक्त जीवधारी, यानी ऐसे जीवधारी जिनमें छिद्र पाया जाएगा। तो पोरीफेरा का जो अर्थ है छिद्र युक्त जीवधारी है, और ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोरीफेरा में जो छिद्र पाए जाते हैं शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। तो पोरीफेरा में छिद्र पाए जाते हैं, और छिद्र जो होते हैं वो नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। इसी के माध्यम से जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका जो शरीर होता है कठोर आवरण तथा बाह्य कंकाल से ढका होता है। शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से इनको जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि इनको हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, तो सामान्यतः हम इनको स्पॉन्ज बोलते हैं। सामान्यतः हम पोरीफेरा को स्पॉन्ज बोलते हैं, और इस समुद्री आवास में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण आपके सामने हैं, और उदाहरण की अगर हम बात करें तो साइकॉन, यूप्लेटेला और स्पॉन्जिला ये उदाहरण हैं पोरीफेरा के। तो पोरीफेरा जो एनिमल जगत के अंतर्गत हैं पोरीफेरा, तो पोरीफेरा के उदाहरण है साइकॉन, यूप्लेटेला और स्पॉन्जिला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिगर भी देख सकते हैं, यूप्लेटेला, साइकॉन और स्पॉन्जिला।
फिर दूसरा यहाँ पर है सीलेंटरेटा। सीलेंटरेटा की बात करें तो सीलेंटरेटा जो है इसको हम सिनीडेरिया भी बोलते हैं, सिनीडेरिया भी बोलते हैं। तो सीलेंट्रेटा को या कोलेंट्रेटा, इंग्लिश में इसको हम कोलेंट्रेटा करके लिखते हैं, कोलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा या कोलेंट्रेटा या फिर सिनीडेरिया ये जलीय जंतु होते हैं। इनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। देह गुहा का मतलब कैविटी पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती है, जैसे कोरल एक समूह में होते हैं, और कुछ होते हैं जो एकाकी होते हैं यानी अकेले में रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा अकेले में रहता है, कोरल जो है ग्रुप में रहते हैं। उदाहरण क्या है सीलेंट्रेटा के? तो सीलेंट्रेटा या सिनीडेरिया के जो उदाहरण है हाइड्रा है, समुद्री एनीमोन है और जेलीफिश है। बाकी कोरल तो है ही, तो कोरल उदाहरण हो गया, हाइड्रा हो गया, समुद्री एनीमोन हो गया और जेलीफिश उदाहरण हो गए सीलेंट्रेटा जीव के। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेटी हेल्मनिन्थीज। तो प्लेटी हेल्मनिन्थीज के बारे में बात करें तो ये अगला वर्ग है एनिमेलिया का। तो एनिमल जगत के अंतर्गत ये तीसरा क्लासिफिकेशन है। पहले हमने पोरीफेरा देखा, फिर सेलेंट्रेटा देखा, अभी हम देख रहे हैं प्लेटी हेल्मनिन्थीज। तो प्लेटी हेल्मनिन्थीज की अगर हम बात करें तो इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सम्मित होता है। तो द्विपार्श्व सम्मित के लिए जो वर्ड है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की जो संरचना होती है वो समान होती है। तो जिन जीवों में शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है उनको हम बोलते हैं द्विपार्श्व सम्मित। तो द्विपार्श्व सम्मित का मतलब हो गया कि शरीर के दोनों दाएं और बाएं भाग की जो संरचना है वो समान होती है। इनका जो शरीर है त्रिकोरक ट्रिब्लोप्लास्टिक होता है। तो ये भी आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है कि प्लेटी हेल्मनिन्थीज का जो शरीर होता है वो त्रिकोरक ट्रिब्लोप्लास्टिक होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तर से हुआ होता है। इनमें वास्तविक जो देह गुहा है जिसको हम कैविटी बोलते हैं, तो वास्तविक देह गुहा का अभाव होता नहीं पाया जाता है, तो कैविटी इनमें नहीं पाई जाती है। इनका शरीर पृष्ठधारी चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। तो चपटे कृमि बोला जाता है प्लेटी हेल्मनिन्थीज को। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु और लीवर फ्लूक जैसे परजीवी भी आते हैं। तो उदाहरण क्या है प्लेटी हेल्मनिन्थीज के? तो प्लेटी हेल्मनिन्थीज के उदाहरण है प्लेनेरिया, लीवर प्लूफ। तो लीवर प्लूफ यहाँ पर एक परजीवी का उदाहरण है और प्लेनेरिया यहाँ पे स्वच्छंद जंतु है। तो प्लेनेरिया और लीवर फ्लूफ उदाहरण है प्लेटी हेल्मनिन्थीज के। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला जो टॉपिक हमारा यहाँ पर वो है निमेटोडा। और यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं प्लेनेरिया, लीवर फ्लूप और टेपवॉर्म, ये उदाहरण है प्लेटी हेल्मनिन्थीज के। निमेटोडा की अगर हम बात करें तो निमेटोडा ये भी त्रिकोरक जंतु हैं, यानी कि ट्रिब्लोप्लास्टिक है। ट्रिब्लोप्लास्टिक जंतु ये भी है और इनमें भी द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, यानी बाएं और दाएं भाग जो रहेगा वो समान रूप से रहेगा, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को कूट सीलोम कहते हैं। तो इनका जो देह गुहा होता है निमेटोडा में इनको हम कूट सीलोम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कूट सीलोम आपसे पूछा जा सकता है कि किस जीव को के देह गुहा को कैविटी को कूट सीलोम कहा जाता है, तो निमेटोडा आंसर हो जाएगा। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है, ट्रिब्लोप्लास्टिक होती है और ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं। तो निमेटोडा अधिकांशतः परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो गोल कृमि है, फाइलेरिया कृमि है और पिन कृमि आदि है। और यहाँ पे जो फाइलेरिया कृमि होता है, फाइलेरिया कृमि की अगर हम बात करें तो इसके वजह से जो बीमारी होती है वो एलिफेंटिएसिस होती है। तो एलिफेंटिएसिस नामक की जो बीमारी होती है वो होती है फाइलेरिया कृमि के वजह से। और साथ में जो हमारे इंटेस्टाइन में आंत में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है गोल कृमि के वजह से या पिनवर्म के वजह से। निमेटोड के यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि एस्केरिस और वुचेरिया।
अब अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। एनेलिडा। एनेलिडा की बात करें, एनिमल जगत में अगला टॉपिक है हमारा एनेलिडा। तो एनेलिडा जो जंतु होते हैं वो द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। जलीय एनेलिड अलवड़ और अलवड़ीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उदाहरण के तौर पर केचुआ, नेरिस, जोंक आदि। तो एनेलिडा के अंतर्गत किनको रखा गया है? तो एनेलिडा के अंतर्गत केचुआ, नेरिस, जोंक आदि को रखा गया है। फिर अगला यहाँ पे जो विभाजन है उसको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जंतु जगत का, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। इसमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। तो द्विपार्श्विक सम्मिति पाई जाती है और शरीर जो है वो खंडयुक्त होता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, वो वाहिकाओं में नहीं बहता है। देह गुहा रक्त से भरी होती है और इनमें जुड़े हुए पैर भी पाए जाते हैं। उदाहरण क्या है आर्थ्रोपोडा के? तो झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि। परीक्षा दृष्टि से आपको याद रखना है कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहेगा। देह गुहा रक्त से भरी होती है। झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े उदाहरण है आर्थ्रोपोडा के। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक करके सारे फिगर भी दिए गए तो आप देख सकते हैं। झींगा, बिच्छू, मकड़ी, तिलचट्टा, तितली, शतपाद, मस्क आदि। मोलस्का की बात करें, अगला हमारा जो एनिमल जगत में है मोलस्का जिसको बोलते हैं या मोलस्क बोलते हैं। तो मोलस्क में भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। बायलेटरल सिमिट्री इनमें पाई जाती है। इनकी जो देह गुहा होती है बहुत कम होती है। शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है। तो अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है। खुला संवहनीय तंत्र होता है और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। तो खुला संवहनीय तंत्र जो है मोलस्का में पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोलस्क में भी पाया जाता है। उदाहरण कौन से हैं मोलस्क के? तो घोंघ है, सीप है इत्यादि। तो घोंघ और सीप उदाहरण है मोलस्क के। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें मोलस्क जंतुओं में तो काइटोन, ऑक्टोपस, यूनियो और घोंघा, कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब आते हैं इक्नोडर्माटा पे, फाइलम इक्नोडर्माटा पे। फाइलम इक्नोडर्माटा से इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी में आपसे सवाल पूछा गया था। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी में फाइलम इक्नोडर्माटा से सवाल पूछा गया था और यहीं से वो सवाल पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं और परीक्षा दृष्टि से ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होता है और जब आपको पता है कि सोर्स आपका कहाँ से पूछा जा रहा है तो उसको पढ़ के जाना ही समझदारी है। तो इसीलिए थोड़ा चैप्टर टफ है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है कम से कम में समझ आ जाए। चलिए अब आते हैं इक्नोडर्माटा पे। इक्नोडर्माटा की बात करें तो इक्नोडर्माटा के जो जंतु होते हैं, जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्तजीवी समुद्री जंतु होते हैं। तो ये मुक्तजीवी समुद्री जंतु होते हैं, यानी कि ये फ्री लिविंग मैरीन एनिमल्स होते हैं। ये पूछा गया था, विकल्प में था भी ये देव गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं। तो देव गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं। ट्रिब्लोप्लास्टिक हैं, कोलम कैविटी इनमें पाई जाती है। तो ट्रिब्लोप्लास्टिक है और ये भी आप पूछा गया था। इनमें विशिष्ट जल संवहन नालतंत्र पाया जाता है। ये भी पॉइंट आपसे परीक्षा में पूछा गया था। एक से अधिक आपका आंसर था, आपको याद होगा जिन भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अपीयर हुए थे, दिए थे। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से फाइलम इक्नोडर्माटा का पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एनसीईआरटी से प्रश्न एग्जामिनर चालाकी से बना लेता है। तो इक्नोडर्माटा की बात करें तो जंतुओं की जो त्वचा होगी कांटों से आच्छादित होगी। मुक्तजीवी समुद्री जंतु हैं। देव गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं। विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। तो वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम है इनमें, और जिनको हम विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र बोलते हैं, जो उनके चलने में सहायक होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। तो इक्नोडर्माटा में कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण क्या है फाइलम इक्नोडर्माटा के? तो फाइलम इक्नोडर्माटा के उदाहरण है स्टारफिश, समुद्री अर्चिन आदि।
फिर यहाँ पे कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि एंटेडॉन, होलेथुरिया, एस्टिएरिसिस जिसको हम तारा मछली बोलते हैं, और इकाइनास, तो इकाइनास या समुद्री आर्किन। तो ये उदाहरण है इक्नोडर्म जंतुओं के। अब आते हैं प्रोटोकॉर्डेटा पे। प्रोटोकॉर्डेटा की बात करें तो प्रोटोकॉर्डेटा द्विपार्श्व समसम्मित त्रिकोरिक एवं देह गुहा युक्त जंतु होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रल होते हैं, ट्रिब्लोप्लास्टिक होते हैं और इनमें कोलम कैविटी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड किस में पाए जाते हैं, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो नोटोकॉर्ड पाया जाता है प्रोटोकॉर्डेटा में। तो प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना होती है जो जंतु के पृष्ठभाग में पाई जाती है। ये सब आपको नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना कि नोटोकॉर्ड जो है वो प्रोटोकॉर्डेटा में पाया जाता है। साथ में प्रोटोकॉर्डेटा में तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है, और जो नोटोकॉर्ड जो छड़ होती है वो तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है, पेशियों के जोड़ने का स्थान भी प्रदान करती है। जिससे चलने में आसानी होती है। प्रोटोकार्डेटा की बात करें तो प्रोटोकार्डेटा जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रह सकता। तो नोटोकॉर्ड जो है जीवन की सभी अवस्थाओं में उपस्थित नहीं रह सकता है। समुद्री जंतु होते हैं, उदाहरण है बैलेन ग्लासेस, हर्डमेनिया, एम्फियोसॉक्स और इत्यादि। तो ये 3 उदाहरण आपके याद रखने हैं। तो बैलेन ग्लासेस, हार्डमेनिया, एम्फियोसॉक्स। फिर आते हैं वर्टिब्रेट पर। वर्टिब्रेट जिनको हम कशेरुकी बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो वर्टिब्रेट्स परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा गया था, जो गर्म खून और ठंडे खून का जो आपसे सवाल पूछा गया था वो यहीं से प्रश्न पूछा गया था, और इसको जो है 12th क्लास में भी, 11-12th में भी डिस्कस किया गया है। तो पहले हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं, बाकी मौका लगेगा तो आपको 11th क्लास से भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। बाकी यहाँ से आपका पर्याप्त हो चुका है जहाँ तक आपका सवाल आया था। तो वर्टिब्रेटा कशेरुकी, तो इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंतकंकाल पाया जाता है। तो इनमें जो है वास्तविक मेरुदंड पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में, कशेरुकी में, और अंतकंकाल पाया जाता है। इसके कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है। वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट जो है द्विपार्श्व सममित होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं यानी कि ट्रिब्लोप्लास्टिक होते हैं, ट्रिब्लोप्लास्टिक होते हैं, और देव गुहा वाले जंतु होते हैं। तो कैविटी इनमें पाई जाती है। तो वर्टिब्रेट जो है द्विपार्श्व सममित त्रिकोरिक देह गुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। तो ऊतकों और अंगों का जटिल विभेदन भी इनमें पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो सभी जो कशेरुकी जीव होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, पृष्ठ नलीय कशेरुकी दंड और मेरुरज्जु पाए जाते हैं, त्रिकोरिक शरीर होता है, युग्मित क्लोम थैली होता है और देवगुहा होता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं किन में पाए जाते हैं, तो वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं या कशेरुकी में पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स को अगर हम बात करें, कशेरुकी को 5 प्रकार से विभाजित किया गया है, 5 वर्गों में। तो अब आते हैं सबसे पहले मछलियों के बारे में पढ़ते हैं। तो मछलियों को अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स को सबसे पहले मछलियों में बांटा गया है। तो मछलियों की अगर हम बात करें तो ये मछलियाँ होती हैं, मत्स्य की बात करें तो मछलियाँ होती हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों में पाई जाती हैं। इनकी त्वचा सल्क मतलब स्केल्स अथवा प्लेट से ढकी होती हैं। ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं। तो जिन भी मछलियों में मांसल पूंछ पाई जाती है उसको तैरने के लिए प्रयोग करते हैं। और श्वसन क्रिया के लिए बात करें तो श्वसन क्रिया के लिए मछलियों में क्या पाया जाता है, क्लोम पाया जाता है। और क्लोम को हम क्या बोलते हैं, तो गिल्स बोलते हैं। तो श्वसन क्रिया के लिए गिल्स का प्रयोग करते हैं या क्लोम का प्रयोग करती है मछलियाँ या मत्स्य। और ये क्लोम जो होते हैं क्या करते हैं, गिल्स क्या करते हैं, जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जो जल में घुलित ऑक्सीजन होता है या डिजॉल्व ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन या विलीन ऑक्सीजन होता है उसका उपयोग करते हैं श्वसन क्रिया के लिए क्लोम के माध्यम से। ये असमतापी होते हैं। तो असमतापी शब्द याद रखिएगा। असमतापी जो शब्द होता है इसको हम प्रयोग करते हैं कोल्ड ब्लडेड के लिए, कोल्ड ब्लडेड के लिए यानी कि ठंडा खून।
तो कोल्ड ब्लडेड जो प्राणी होते हैं, तो कोल्ड ब्लडेड जो मछलियाँ होती हैं कोल्ड ब्लडेड होती हैं, असमतापी होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मछलियों को किस वर्ग में रखा गया है, तो कोल्ड ब्लडेड में रखा गया है। परीक्षा में प्रश्न जो पूछा गया था वो यहीं से पूछा गया था। अभी धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। मछलियों की अगर हम बात करें तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इनका जो हृदय होता है यानी जो हार्ट होता है, कितने चैम्बर्ड होते हैं, तो इनमें जो केवल 2 कक्ष होता है। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है या द्विकक्षीय हृदय होता है मछलियों में। ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे कि शार्क। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस मछली में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, तो शार्क में होता है। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे कि ट्यूना, रोहू आदि। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मत्स्य के बारे में याद रखिएगा। और क्लोम के माध्यम से श्वसन क्रिया होगी। जल में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे। असमतापी होते हैं यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हृदय जो होता है वो द्विकक्षीय होगा यानी कि 2 चैम्बर्ड हार्ट इनमें पाया जाता है मत्स्य में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगला हमारे पास है जल स्थलचर। जल स्थलचर की बात करें तो एम्फीबिया। तो जल स्थलचर या एम्फीबिया की बात करें तो जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जो जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, उनको हम एम्फीबिया कहते हैं। मत्स्य से भिन्न होते हैं, इनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जो जल स्थलचर या एम्फीबिया होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, म्यूकस ग्लैंड। श्लेष्म ग्रंथियों को हम बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड्स। तो म्यूकस ग्लैंड्स या श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है जल स्थलचर में। और इनका जो हृदय होता है वो त्रिकक्षीय होता है। तो आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है, पूछा जाता है कि जो एम्फीबियन होते हैं, जल स्थलचर होते हैं, इनमें कितने चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। मछलियों में हमने देखा 2 चैम्बर्ड हार्ट था। मछलियों में हमने देखा कि 2 चैम्बर्ड हार्ट था। उसी प्रकार जल स्थलचर की बात करें तो जल स्थलचर में 3 चैम्बर्ड हार्ट, जो हृदय होगा त्रिकक्षीय होगा। बाह्य कंकाल नहीं होता है। वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। जल स्थलचर में जो श्वसन होता है वो क्लोम या फेफड़ों, गिल्स या लंग्स दोनों से हो सकता है। अंडे देने वाले जंतु होते हैं, जल स्थल दोनों पर रह सकते हैं, इन्हीं हम इनको जल स्थलचर कहते हैं। उदाहरण क्या है, मेढक, सेल्माडोर, टोड आदि। तो मेढक के बारे में आपको याद रखना है कि मेढक, सेलेमेंडोर और टोड ये कैसे होते हैं, तो इनमें 3 जो हृदय होता है त्रिकक्षीय होता है। परीक्षा में आपसे पूछा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सरीसृप पे। तो सरीसृप की बात कर ले तो सरीसृप, जिसको हम रेप्टिलिया बोलते हैं, रेप्टिलिया बोलते हैं। तो सरीसृप या रेप्टिलिया जो होते हैं ये भी असमतापी जंतु होते हैं। असमतापी का मतलब क्या हो गया, असमतापी का मतलब कोल्ड ब्लडेड। तो सरीसृप या रेप्टिलिया भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। शल्कों द्वारा ढका होता है यानी स्केल द्वारा ढका होता है, जैसे कि सांप आप देखते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। श्वसन कैसे होता है, तो लंग्स के माध्यम से, फेफड़ों के द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है। तो सरीसृप में जो हृदय होता है त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मगरमच्छ एक्सेप्शन है। मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। तो मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मगरमच्छ में। और मगरमच्छ की बात करें तो 4 कक्षीय हृदय होगा। इसके अलावा जो अन्य सरीसृप होंगे उनमें 3 कक्षीय हृदय होगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और इनके जो अंडे होते हैं, अंडे देने वाले प्राणी हैं, अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं। जल स्थल की चर की जगह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं होती है। और उदाहरण यहाँ पर सरीसृप के क्या है, तो कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि। तो कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि। और मगरमच्छ कैसा है, तो कोल्ड ब्लडेड है, असमतापी है, विकल्प में आपके था भी। तो ये आप ध्यान रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। अब यहाँ पर बात करें, फिर अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है पक्षी का। वर्टिब्रेट्स हम पढ़ रहे हैं, कशेरुकी पढ़ रहे हैं। कशेरुकी में अगला हमारा टॉपिक है पक्षी का। तो पक्षी की बात करें तो ये समतापी प्राणी है। समतापी क्या होता है, तो समतापी का मतलब होता है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड, तो वार्म ब्लडेड होते हैं या समतापी होते हैं पक्षी। तो पक्षी जो है वो गर्म खून के होते हैं। तो वार्म ब्लडेड होते हैं या समतापी प्राणी होते हैं। इनका जो हृदय होता है 4 कक्षीय होता है। तो पक्षियों का जो हृदय होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है। 2 जोड़ी पैर होंगे, आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर पर उसे ढका होगा। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है पक्षियों में। और इनमें सभी पक्षियों को रखा गया है, तो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपको विकल्प में दे दिया गया था
कि जो कबूतर होगा तो कबूतर कैसा होगा, तो कबूतर गर्म खून का प्राणी होगा, तो गर्म खून का, पक्षी जितने भी होंगे तो गर्म खून के हो जाएंगे। एप्स आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्तनपायी पर। स्तनपायी की बात करें तो स्तनपायी यानी जिनको हम मैमल्स बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, तो स्तनपायी या मैमल्स की बात करें तो स्तनपायी या मैमल्स ये भी समतापी प्राणी में आते हैं। तो मैमेलिया का जो वर्ग है समतापी में आता है। समतापी का मतलब वार्म ब्लडेड, तो ये भी वार्म ब्लडेड है, गर्म खून के हैं स्तनपायी। हृदय 4 कक्षीय इनमें भी होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो मैमल्स होते हैं तो स्तनपायी में दुग्ध ग्रंथियां जो है पाई जाती हैं, जिनको हम मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, तो कौन सा स्तनपायी जो है शिशु को जन्म न देकर अंडे देता है, तो आंसर है इकिडना। कई बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, तो याद रखिएगा कि जो इकिडना होते हैं और प्लेटिपस, तो इकिडना के अलावा एक और उदाहरण दिया गया है प्लेटिपस। तो इकिडना और प्लेटिपस अंडे देते हैं, शिशु को जन्म नहीं देते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी स्तनपायी हैं वो क्या करते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। इकिडना और प्लेटिपस की बात करें तो ये अपवाद स्वरूप अंडे देते हैं। कंगारू की बात करें तो कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सूपियम नामक थैली में लटके रहते हैं जब तक उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। तो जो बच्चे होते हैं कंगारू के वो किस थैली में होते हैं, तो उस थैली को हम बोलते हैं मार्सूपियम थैली। तो मार्सूपियम थैली आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब आते हैं कैरोलस लीनियस के बारे में जानते हैं थोड़ा। कैरोलस लीनियस के बारे में आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने नामकरण किया है, तो नामकरण से संबंधित है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस की अगर हम बात करें तो सिस्टेमा नेचरी नाम का एक पुस्तक इन्होंने लिखा था। तो ये पुस्तक का नाम आपको याद होना चाहिए कि सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा था, तो कैरोलस लीनियस ने। परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। और साथ में इन्होंने जो नामकरण है वर्गीकरण प्रणालियों का आधार भी बना। इन्होंने जो किताब वगैरह लिखी थी और इनके द्वारा दी गई जो वर्गीकरण प्रणाली है, पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिनसे उनकी पहचान हो सके। तो नामकरण से संबंधित जो है इनको माना जाता है। तो कैरोलस लीनियस का नाम जो याद किया जाता है वो जब हम नामकरण करते हैं तो उसमें देखा जाता है, नाम पद्धति में देखा जाता है। तो नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले कैरोलस लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। तो सबसे पहले जो नाम पद्धति है वो किसने स्टार्ट किया था, तो कैरोलस लीनियस ने। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्लास है वो समझ में आया होगा। अब अगले चैप्टर पर चलते हैं और एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको जो सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इसका बहुत छोटा सा चैप्टर होगा ये, इसमें बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। कुछ रोगों की अवधि कम होती है जिनको तीव्र रोग कहते हैं। तो जो तीव्र रोग होंगे वो जल्दी से आएंगे, जल्दी से जाएंगे, तो इनकी जो अवधि होती कम होती है। जैसे खांसी जुकाम कम अवधि तक रहते हैं। और कुछ लंबी अवधि के जो रोग होते हैं उनको हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं। तो जो दीर्घकालिक रोग होते हैं लंबी अवधि या जीवन पर्यंत हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दीर्घकालिक रोग का दिया गया है एलिफेंटाइसिस और फीलपाव रोग। तो एलिफेंटाइसिस और फीलपाव रोग दीर्घकालिक रोग का उदाहरण है, याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। अब रोग के कारक की बात कर लें यहाँ पर, तो कुछ वायरस वगैरह के वजह से रोग हो सकता है। फिर संक्रामक और असंक्रामक कारक यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर रोग के कारण का एक वर्ग है संक्रामक कारक। संक्रामक कारक क्या होता है, तो संक्रामक कारक अधिकांशतः सूक्ष्म जीव के वजह से होता है। वह रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। ये पूरे समुदाय में बहुत तेजी से फैल सकते हैं और इनके साथ होने वाला रोग भी तेजी से फैल जाता है। तो संक्रामक रोग हो गए। फिर जो है असंक्रामक रोग होते हैं जो संक्रामक नहीं होते हैं।
पेप्टिक व्रण तथा नोबेल पुरस्कार, ये आपका महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। तो जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, पेप्टिक अल्सर्स, तो जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, पेप्टिक अल्सर या पेप्टिक व्रण, तो पेप्टिक अल्सर्स का कारण क्या होता है, तो इसको खोजने संबंधी दो वैज्ञानिकों ने खोज किया था इसका। और यहाँ पर पहले हम जो सोचते थे कि पेप्टिक व्रण यानी कि जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं वो आमाशय तथा ग्रहणी में एसिडिटी संबंधित दर्द तथा रक्तस्राव करता है और उसका कारण रहने सहने का ढंग वगैरह है, ये हम सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये आपको याद भी नहीं रखना है। और आपको याद रखना है कि दो ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक थे, उन ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो उनका जो नाम था यहाँ पर दिया गया है मार्शल और वारेन। तो मार्शल और वारेन को याद रखिएगा कि मार्शल और वारेन ने क्या किया था, तो मार्शल और वारेन ने खोज किया था, दो ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक थे मार्शल और वारेन, और इन्होंने पता लगाया था कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक व्रण का कारण है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया पेप्टिक व्रण या पेप्टिक अल्सर्स का कारण है, तो आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का खोज किसने किया था, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का खोज किया था वारेन और मार्शल और वारेन ने। मार्शल और वारेन ऑस्ट्रेलिया के दो वैज्ञानिक थे, इसके लिए इनको 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने पता लगाया था कि रोगी के पेप्टिक व्रण का उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरियाओं को आमाशय में मार दिया जाए। मार्शल तथा वारेन के इस अद्भुत कार्य के लिए कुछ समुदाय आभारी है। पेप्टिक व्रण अब दीर्घकालिक और असहाय स्थिति वाला रोग अब नहीं रहा है, बल्कि कुछ समय तक प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, तो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। तो परीक्षा दृष्टि से आप याद रखिएगा कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किसका कारण है, तो पेप्टिक व्रण का, पेप्टिक अल्सर्स का कारण है। इसके वजह से पेप्टिक अल्सर्स होते हैं मनुष्य में। अब आगे बढ़ते हैं। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग में बात करें तो वायरस से होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं, तो वायरस से होने वाले सामान्य रोग खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार तथा एड्स हैं। कुछ रोग जैसे कि टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। तो ये आपको याद रखना अलग अलग कि वायरस से कौन होता है, तो वायरस से खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार और एड्स हो गया। और साथ में बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, तो टाइफाइड बुखार बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सैल्मोनेला टाइफाइड, हैजा क्षय रोग और एंथ्रेक्स ये बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। फंजाई के द्वारा क्या होते हैं, तो त्वचा रोग होते हैं। सामान्य जो त्वचा रोग होते हैं वो फंजाई के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया तथा कालाजार नामक रोग होते हैं। प्रोटोजोआ से क्या हो सकता है, तो प्रोटोजोआ से मलेरिया और कालाजार नामक रोग हो सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करें तो आंत्र कृमि संक्रमण है। तो आंत्र कृमि संक्रमण की अगर हम बात करें, और फील पाव जो बीमारी होती है जिसको हम एलिफेंटिएसिस बोलते हैं, तो एलिफेंटिएसिस या फील पाव जो रोग होता है वो कृमि की विभिन्न स्पीसीज के द्वारा होता है। और जो सभी वायरस होते हैं, वायरस की अगर हम बात करें तो जो सभी वायरस होते हैं परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं। वायरस अकेले रह भी नहीं सकता, उसको होस्ट चाहिए होगा, तो परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई में गुणन अत्यंत तेजी से होता है। तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई में जो गुणन होगा यानी जो मल्टीप्लाई होंगे, बढ़ेंगे बहुत तेजी से, और जबकि तुलनात्मक रूप से जो कृमि होते हैं गुणन मंद होता है, यानी कि वार्म्स होते हैं उनका जो गुणन होता है वो धीमे होता है। तो वार्म्स की बात करें तो उनका गुणन धीमे होगा। यहाँ पर कुछ आपको बीमारियों के बारे में दिखाया गया है, तो आप इसको याद रखना है। जैसे सार्स, इस बार आपका जो है 70th बीपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया था कि सार्स जो कोविड का पूछा गया था कि कौन सा वायरस था, तो यहीं से पूछा गया था। तो संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए सार्स बैक्टीरिया, तो जो सार्स बैक्टीरिया यहाँ पर दिखाया गया है। फिर यहाँ पर स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया है, तो जो कि मुहासे का कारक है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मुहासा होता है तो मुहासे का कारक क्या है, मुहासा किस वजह से होता है, तो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। तो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से मुहासा होता है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा, तो प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा क्या होता है, तो प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा की वजह से, प्रोटोजोआ का एक प्रकार है ट्रिप्नोसोमा, और ट्रिप्नोसोमा की वजह से हमें क्या होता है, निंद्रालु व्याधि का कारक है। तो निंद्राली व्याधि जिसको हम निद्रा रोग बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं,
यानी निद्रा रोग बोलते हैं। तो निद्रालु व्याधि का कारक है। ट्रिप्नोसोमा को तस्रीनुमा लाल रक्त कोशिका के साथ प्रदर्शित किया गया, ये सब आपको नहीं ध्यान रखना है। तो वो प्रोटोजोआ क्या होता है, ट्रिप्नोसोमा, और इसी की वजह से निद्रा रोग होता है। फिर यहाँ पर लेशमानिया है। तो लेशमानिया की बात करें तो लेशमानिया के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो लेशमानिया जो काला जार के लिए जिम्मेदार है। तो लेशमानिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो काला जार व्याधि कारक प्रोटोजोआ है। यह जीव अंडाकार तथा प्रत्येक चाबुक नुमा संरचना होती है। तो लेशमानिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है, काला जार नामक बीमारी होती है। लेशमानिया क्या है, प्रोटोजोआ है। फिर गोल कृमि की बात करें तो गोल कृमि, जिसको हम एस्केरिसिस लुम्बी काइडिस बोलते हैं, ये छोटी आंत में पाया जाता है। फिर पेनिसिलिन के बारे में यहाँ पे थोड़ा जानकारी दी गई है। पेनिसिलिन की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि बहुत से बैक्टीरिया होते हैं अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन क्या करता है, तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देता है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं, तो उनको रोकते हैं। कौन रोकते हैं, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका भित्ति नहीं बन पाती है और वो सरलता से मर जाते हैं। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिसमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। और सबसे पहला जो एक कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक भी खोजा गया था, वो उसको हम पेनिसिलिन ही बोलते हैं। और कमेंट कीजिएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। फिर यहाँ पर बताया गया है कि वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण क्या हैं। तो वायु के द्वारा क्या क्या फैलता है, तो खांसी जुकाम निमोनिया क्षय रोग, ये सब वायु के द्वारा फैलते हैं। जल के द्वारा क्या क्या फैल सकता है, तो जब संक्रमणीय रोग हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं, तो कोई स्वस्थ व्यक्ति अनजाने में उनको ग्रहण करेगा, तो इस जल को पिएगा तो रोगाणु का एक नया पोषी मिल जाता है, जिससे वह इस रोग से ग्रसित हो सकता है। फिर लैंगिक क्रियाओं के द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सूक्ष्म जीवीय रोग जैसे सिफिलिस अथवा एड्स लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो सकता है। तो सिफिलिस या एड्स जो है वो लैंगिक संपर्क के माध्यम से एक साथी से दूसरे साथी में ट्रांसफर हो सकता है। बाकी एड्स के बारे में हमने पिछली क्लास में भी 10th में भी पढ़ा था। लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण के द्वारा भी संक्रमित हो सकता है। तो रक्त स्थानांतरण के माध्यम से भी एड्स का जो है ट्रांसफर हो सकता है। एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए, अथवा गर्भावस्था में रोगी माता से अथवा शिशु को स्तनपान के द्वारा भी हो सकता है। तो गर्भावस्था में जो रोगी माता होगी तो उससे इस जो शिशु को स्तनपान के द्वारा भी एड्स की बीमारी हो सकती है। कुछ रोग अन्य जंतुओं में संचारित होते हैं। इन जंतु रोगाणुओं को संक्रमण करने वाले कारक को रोगी से लेकर अन्य नए पोषी तक पहुंचा देते हैं। ये मध्यस्थ का काम कहते हैं, अतः इनको हम रोगवाहक या वेक्टर कहते हैं। और रोगवाहक या वेक्टर यानी रोग को ले जाने वाला, और सामान्य रोगवाहक के हम रूप में मच्छर को देखते हैं। मच्छर की बहुत सारी प्रजातियां जिनके बारे में, जैसे कि डेंगू से रिलेटेड हो गया, मलेरिया से रिलेटेड हो गया। तो मच्छर अनेक समतापी प्राणियों जिसमें मनुष्य भी शामिल है पर निर्वाह करता है, माने खून चूसता है। बाकी इसमें जो आपको हाईलाइट करके दिया गया तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ खास इस चैप्टर में है नहीं। बीमारियों के बारे में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, जिसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो साथ में हेपेटाइटिस के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दी गई है। एडवर्ड जेनर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो पहला जो टीका था, वैक्सीन था, एडवर्ड जेनर ने पता लगाया था। और हेपेटाइटिस के बारे में कि हेपेटाइटिस के कुछ वायरस जिनसे पीलिया होता है पानी द्वारा संचारित होता है। हेपेटाइटिस ए के लिए टीका उपलब्ध है। जब देश के अधिकांश भागों में जब बच्चों की आयु 5 वर्ष हो जाती तब वह हेपेटाइटिस ए का प्रतिरक्षी होता है। तो आज का जो क्लास है वो समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको डिस्कस किया जा चुका है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, और आगे हम आपको क्लासेस में करंट अफेयर्स के प्रश्न कराएंगे। तो अभी आप लोगों को करंट अफेयर्स के हम प्रश्न कराएंगे, तो आपका
जो आगे का जो क्लास आएगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। मिलते हैं आप लोगों से। और कम्युनिटी सेक्शन में हमने कुछ पोस्ट किए हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। कम्युनिटी सेक्शन में अब इधर कुछ आपको पोस्ट दिए जाएंगे 4 से 5 दिन। मिलते हैं आप लोगों से। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।